नमस्कार साथियों। भारत की पावन धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं बल्कि हर देशभक्त के हृदय में अमर हो जाते हैं। आज हम जिस वीर सपूत की गाथा सुनने जा रहे हैं, वह साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। वीरों की पावन धरती राजस्थान के जोधपुर जिले के बांसार गांव में एक बालक ने जन्म लिया। रेत के बवंडर, तपते धूप और शौर्य की परंपरा से सजी उस भूमि ने मानो एक और वीर को जन्म दिया था। गांव की सादगी भरी गलियों में खेलता वह बालक आगे चलकर भारतीय इतिहास का अमर अध्याय बनने वाला था। यह बात उस समय किसी ने नहीं सोची थी। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह स्वयं सेना में अधिकारी थे। घर में वर्दी का सम्मान था, अनुशासन जीवन का नियम था और राष्ट्रभक्ति सांसों में बसी हुई थी। इसी वातावरण में वह बालक बड़ा हुआ। सुबह की शुरुआत अनुशासन से होती और दिन का अंत वीरता की कहानियों के साथ होता। बचपन से ही उसके भीतर साहस, कर्तव्य और देश के प्रति समर्पण के संस्कार गहराई से बस गए थे। उन्हें शायद यह आभास भी नहीं था कि आने वाले समय में उनका नाम केवल एक सैनिक का नहीं बल्कि भारत की अमर गाथा का प्रतीक बनने वाला है। भारत माता के उस लाल का नाम था मेजर शैतान सिंह। 1 दिसंबर 1924 की वह भोर, जब राजस्थान की धरती पर सर्द हवा धीरे धीरे बह रही थी, उस समय जोधपुर जिले के बांसार गांव में एक राजपूत परिवार के आंगन में असाधारण उत्साह था, क्योंकि उस दिन उस परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में अमर हो गया। वीरभूमि राजस्थान, जिसे सदियों से वीरों की धरती कहा जाता है, रेगिस्तान की कठोर जलवायु, सीमित संसाधन और संघर्षपूर्ण जीवन यहाँ के लोगों को साहसी और दृढ़ बनाता है। बांसार गांव का वातावरण सरल था, पर संस्कारों से समृद्ध। यहाँ के लोग परिश्रमी एवं हृदय से अत्यंत स्वाभिमानी थे। मेजर शैतान सिंह के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी स्वयं सेना में अधिकारी थे। वे जोधपुर रियासत की सेना में उच्च पद पर कार्यरत रहे थे। उनका व्यक्तित्व अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक था। वर्दी उनके लिए केवल कपड़ा नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक था। घर में सैन्य जीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। वो समय का कठोर पालन करते, स्पष्ट वचन और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। मेजर शैतान सिंह की माता थी बाणे कंवर। उनकी माता बाणे कंवर अत्यंत धार्मिक, सरल और स्नेहमयी थी। वे अपने पुत्र को वीरता की कथाएं सुनाती, जिनमें राजपूताना के शौर्य की, बलिदानों की और मातृभूमि के सम्मान की कहानियों का भरमार होता। उनकी गोद में संस्कार थे और उनके शब्दों में प्रेरणा का वास था। उन्होंने अपने पुत्र के मन में सत्य, धैर्य और त्याग की भावना बोई। कहा जाता है कि जिस घर में वह बालक जन्मा, वहां उस दिन एक विशेष उल्लास था। पिता ने गर्व से पुत्र को देखा, मानो वे जानते हों कि यह बालक साधारण नहीं है। रेगिस्तान की कठोरता और माता पिता के संस्कारों ने मिलकर उसके व्यक्तित्व को गढ़ना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उनमें गंभीरता, आत्मविश्वास और साहस के लक्षण दिखाई देने लगे थे। खेलते समय भी वे अपने साथ के बच्चों का नेतृत्व किया करते थे, साथियों को संगठित रखते और हर परिस्थिति में शांत बने रहते। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वही बालक एक दिन 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। लेकिन सच यही है कि वीरता अचानक नहीं आती, वह बचपन से संस्कारों में पनपती है। पिता का अनुशासन और माँ का स्नेह, इन्हीं दो आधारों पर खड़ा हुआ था वह व्यक्तित्व जो आगे चलकर राष्ट्र के लिए अमर बलिदान देने वाला था। मेजर शैतान सिंह का जन्म केवल एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का कारण बना। मेजर शैतान सिंह का बचपन राजस्थान की सादगी भरी पर स्वाभिमानी मिट्टी में बीता। घर का वातावरण सैन्य अनुशासन से भरा हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी समय के अत्यंत पाबंद और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। वे अपने पुत्र को सिखाते कि सच्चा वीर वही है जो अपने वचन और अपने कर्तव्य से कभी पीछे न हटे। माता बाणे कंवर उन्हें धर्म, त्याग और मर्यादा की शिक्षा देती। वे वीर राजपूतों की कहानियां सुनाती, जिनमें महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और अन्य बलिदानियों की कहानियां शामिल होती।
इन कथाओं ने बालक शैतान सिंह के हृदय में देश प्रेम की ज्योति जला दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर में प्राप्त की। पढ़ाई में वे गंभीर और अनुशासित थे, पर साथ ही खेलकूद में भी वे आगे रहते थे। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन भीतर अद्भुत दृढ़ता थी। यदि कोई कठिन कार्य सामने आता तो वे पीछे हटने के बजाय उसे पूरा करने का संकल्प लेते। दोस्तों के बीच वे स्वाभाविक नेता की तरह उभरते थे। किसी खेल में टीम बनती तो साथी स्वयं उन्हें आगे करते। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, कर्तव्य निभाने की। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में एक इच्छा स्पष्ट होती गई कि मुझे देश की सेवा करनी है। पिता की वर्दी, उनकी वीरता और अनुशासन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे भी उसी मार्ग पर चलेंगे। आखिरकार 1 अगस्त 1949 को उन्होंने भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट में प्रवेश किया। उनके लिए यह केवल एक नौकरी नहीं थी, यह उनके जीवन का उद्देश्य था। सेना में प्रवेश के बाद जब शरीर पर सेना की वर्दी चढ़ी तो मन की उमंग से उनका व्यक्तित्व और निखर गया। कठोर प्रशिक्षण, कठिन परिस्थितियां और अनुशासन, इन सब ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अडिग बना दिया। एक एक कदम तरक्की करते हुए वे केवल आदेश देने वाले अधिकारी नहीं बने, बल्कि अपने सैनिकों के साथ हर कठिनाई में खड़े रहने वाले नेता बने। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में एक दिन उन्हें ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जो उन्हें अमर बना देगी। लेकिन बचपन से लेकर युवावस्था तक जो संस्कार, साहस और कर्तव्य निष्ठा उन्होंने अपने भीतर सजोई थी, वही आगे चलकर रेजांग ला की बर्फीली चोटियों पर इतिहास रचने वाली थी। जब वे सेना में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर चुके थे, उस समय वे एक युवा सैन्य अधिकारी थे और उनका जीवन अनुशासन व कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर था। फिर समय आया शहनाइयों की मधुर गूंज की। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह के जीवन की चर्चा प्रायः उनके अद्भुत साहस और रेजांग ला के बलिदान तक सीमित रह जाती है, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन भी उतना ही प्रेरक और गरिमामय था जितना उनके जीवन का अन्य कालखंड। मेजर शैतान सिंह का विवाह राजस्थान के एक सम्मानित राजपूत परिवार की पुत्री रुक्मिणी कंवर से 1940 के दशक में हुआ था। उनका वैवाहिक जीवन सादगी, परंपरा और गहरे पारिवारिक मूल्यों पर आधारित था। रुक्मिणी कंवर एक पारंपरिक, धैर्यशील और दृढ़ स्वभाव की महिला थी। सेना के अधिकारी की पत्नी होने का अर्थ था लंबे समय तक पति से दूर रहना, सीमावर्ती क्षेत्रों की अनिश्चितता, हर समय कर्तव्य को परिवार से ऊपर स्वीकार करना। उन्होंने इन सभी परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। समय का पहिया आगे बढ़ता गया और मेजर शैतान सिंह के घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजी और क्रमशः एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उस परिवार की खुशियां और बढ़ गई। मेजर साहब जब भी छुट्टी पर घर आते तो वे अत्यंत सरल और स्नेही पति व पिता के रूप में देखे जाते थे। परिवार के साथ समय बिताना उन्हें बहुत प्रिय था, किंतु जब कर्तव्य पुकारता तो वे बिना किसी संकोच के वापस सीमा पर लौट जाते। दोस्तों, 1962 के युद्ध में उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। एक सैनिक की पत्नी होना जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही कठिन भी। रुक्मिणी कंवर ने अपने पति के बलिदान को गर्व के साथ स्वीकार किया और परिवार की जिम्मेदारियों को दृढ़ता से निभाया। उन्होंने अपने जीवन को सादगी और आत्मसम्मान के साथ जिया और अपने बच्चों को वही देशभक्ति और नैतिकता के संस्कार दिए जो मेजर शैतान सिंह में थे। मेजर शैतान सिंह का जीवन केवल रणभूमि की वीरता तक सीमित नहीं था। उनका वैवाहिक जीवन त्याग, विश्वास और कर्तव्य के संतुलन का उदाहरण था। जहां एक ओर वे सीमा पर देश की रक्षा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी घर पर साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति बनी रही। एक वीर सैनिक के पीछे अक्सर एक उतनी ही वीर पत्नी का मौन बलिदान होता है और मेजर शैतान सिंह का जीवन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, अब हम 1962 के भारत चीन युद्ध की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उस समय की देश की राजनीतिक परिस्थितियों और हालात की बारीकियों को समझना आवश्यक है। 1962 का भारत चीन युद्ध अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे कई वर्षों से बढ़ता अविश्वास, सीमा विवाद और राजनीतिक गलतफहमियां थी। आइए इसे क्रमबद्ध और सरल भाषा में समझते हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में
चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। भारत ने शीघ्र ही नई चीनी सरकार को मान्यता दी। उस समय दोनों देशों के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय था। 1954 में दोनों देशों ने एक समझौता किया जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत तय किए गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि एशिया के ये 2 बड़े देश मिलकर शांति का नया अध्याय लिखेंगे, लेकिन सतह के नीचे कई समस्याएं पनप रही थी, जिसमें प्रमुख है सीमा विवाद, जो इस संघर्ष की जड़ थी। भारत और चीन के बीच लगभग 3400 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे औपचारिक रूप से कभी पूरी तरह चिन्हित नहीं किया गया था। जिसमें पहला विवाद था पश्चिमी क्षेत्र का अक्साई चीन। लद्दाख के उत्तर पूर्व स्थित अक्साई चीन क्षेत्र पर भारत अपना अधिकार मानता था, जबकि चीन भी उसे अपना हिस्सा बताता था। 1950 के दशक में चीन ने चुपचाप इस क्षेत्र से होकर सिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली एक सड़क बना दी। जब भारत को इसकी जानकारी हुई तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दूसरा, पूर्वी क्षेत्र का मैकमोहन रेखा। पूर्वोत्तर भारत में 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा तय हुई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत इस रेखा को अपनी वैध सीमा मानता था, लेकिन चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। तिब्बत का प्रश्न भी विवाद का एक कारण था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर यानी मध्यवर्ती क्षेत्र जैसा था। जब 1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ, तब तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए और भारत ने उन्हें शरण दी। और भारत के इस कदम को चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। इससे दोनों देशों के संबंध और अधिक बिगड़ गए। उस समय भारत के संबंध में कई कलह थे, जिसका नतीजा यह निकला कि 1959 से 1962 के बीच सीमा पर कई छोटी छोटी झड़पें हुई। भारत ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सीमा पर आगे बढ़कर छोटे छोटे सैन्य चौकी स्थापित करने शुरू किए, ताकि वह अपने दावे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण दिखा सके। परंतु चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई माना और 1962 तक दोनों देशों के बीच विश्वास लगभग समाप्त हो चुका था। सीमा पर सैनिक आमने सामने खड़े थे। कूटनीतिक वार्ताएं असफल हो चुकी थी। अंततः 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख और पूर्वोत्तर सीमा, जिसे तब के NEFA और आज के अरुणाचल प्रदेश में एक साथ व्यापक सैन्य हमला कर दिया। भारत की तैयारियां सीमित थी, संसाधन कम थे और पहाड़ी युद्ध का अनुभव भी कम था। लगभग 1 महीने तक भीषण संघर्ष चला और 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अगर युद्ध के प्रमुख कारण को संक्षेप में कहें तो स्पष्ट सीमा निर्धारण का अभाव, अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा पर विवाद, तिब्बत पर चीन का नियंत्रण और दलाई लामा को भारत में शरण, दोनों देशों के बीच बढ़ता अविश्वास, कूटनीतिक वार्ताओं की असफलता, जिसका परिणाम था दोनों देशों के बीच युद्ध। इस युद्ध ने भारत को गहरा झटका दिया, लेकिन इसी युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय वीरता दिखाई। इसी संघर्ष के दौरान लद्दाख के रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने इतिहास रच दिया था। दोस्तों, 1962 का वर्ष भारत के इतिहास में एक कठिन परीक्षा की तरह आया। देश स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन और आधुनिक सैन्य तैयारी अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। फिर भी भारतीय सैनिकों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी हथियार से बड़ी होती है। वह था अटूट साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण। 1950 के दशक में भारत शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था। सेना का ढांचा था, परंतु पर्वतीय युद्ध के लिए पर्याप्त साजो सामान, ऊंचाई पर लड़ने का प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार सीमित थे। सीमा क्षेत्रों में सड़कें बहुत कम थी। लद्दाख और पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों तक रसद पहुंचाना अत्यंत कठिन था। सैनिकों के पास पुरानी राइफलें थी, गर्म कपड़ों की कमी थी और भारी तोपखाने का सहयोग भी सीमित था। लेकिन एक चीज की कमी नहीं थी, वह थी कर्तव्यनिष्ठा। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक लद्दाख और पूर्वोत्तर सीमा पर व्यापक हमला कर दिया।
ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जहां सांस लेना भी कठिन था, भारतीय सैनिक दुश्मन के सामने डट गए। बर्फ और ठंडी हवाओं का कहर तो था ही, साथ ही भारतीय जवानों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। फिर भी भारतीय जवानों ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। लद्दाख की ऊंचाइयों में एक स्थान है रेजांग ला। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे, चारों ओर बर्फ की चादर, हवा इतनी तीव्र कि खड़े रहना कठिन हो जाए। यहीं तैनात थी 13 कुमायूं रेजिमेंट की सी कंपनी, जिसके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। उनके पास केवल 120 सैनिक थे। सामने हजारों की संख्या में सुसज्जित चीनी सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे। 18 नवंबर की सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। चीनी सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। भारतीय चौकियां अलग अलग थी, तोपों का सहयोग नहीं था, संचार के साधन भी सीमित थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने एक सच्चे सेना नायक की तरह मोर्चा संभाला। वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे। गोलियों की बौछार के बीच वे अपने जवानों से कहते, जब तक एक भी जवान जीवित है, दुश्मन आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को इतना निकट आने दिया कि हर गोली निशाने पर लगे। दुश्मनों को नजदीक आने के बाद भारतीय सैनिकों ने अपने राइफलों का मुंह खोल दिया। भयंकर गोलाबारी हुई। हर भारतीय जवान अंतिम सांस तक लड़ता रहा। युद्ध अत्यंत भीषण था। दुश्मन लगातार बढ़ रहा था। इस दौरान मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। साथियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, पर उन्होंने आदेश दिया कि मुझे यहीं छोड़ दो, तुम सब मोर्चे पर डटे रहो। और इस तरह घायल अवस्था में भी मेजर शैतान सिंह अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। और इसी क्रम में दुश्मनों की तरफ से एक ऐसी गोली आई जो उनके जीवन का आखिरी निर्णय लेकर आई थी। और आखिरकार बर्फीली धरती पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और भारत माता का वह चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। 120 में से 114 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई और सभी बर्फ में धीरे धीरे दबते चले गए। और जब बाद में बर्फ पिघली और 100 मिले तो कई सैनिक अपने हथियार पकड़े हुए अंतिम स्थिति में ही जमे मिले, मानो मृत्यु के बाद भी वे सीमा की रक्षा कर रहे हों। मेजर शैतान सिंह को उनके अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांग ला की लड़ाई आज भी भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक कठिन सीख भी था। इसने देश को रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस युद्ध ने यह भी दिखा दिया कि भारतीय सैनिक संसाधनों से नहीं, अपने साहस से युद्ध लड़ते हैं। जब भी लद्दाख की बर्फीली हवाएं बहती हैं, वे मानो फुसफुसा कर कहती हैं कि आज भी रेजांग ला और मेजर शैतान सिंह अमर हैं। इधर मेजर शैतान सिंह की शहादत की खबर उनके गांव राजस्थान के जोधपुर जिले के बांसार गांव में भी पहुंचा। इस शोक समाचार ने सबको रुला दिया और आज भी जोधपुर जिले का बांसार गांव मेजर शैतान सिंह के नाम से गौरवान्वित होता है। दोस्तों, अगर मेजर शैतान सिंह के जीवनी के रूप में यह वीर गाथा आपको पसंद आता है तो ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।